कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक नई समस्या के बारे में आपसे हम जिक्र करने जा रहे हैं, जिसे कहा जाता है पाइल्स या बवासीर। यह निचले गुदाशय या गुदा के पास सूजन, नसों का ही बवासीर के रूप में जाना जाता है। बाहरी बवासीर गुदा के बाहर होते हैं, जबकि आंतरिक बवासीर गुदाशय के या गुदा के भीतर होते हैं। तो इस प्रकार हम समझ पा रहे हैं कि यह बवासीर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। यह गंभीर तरीके से खुजली, बैठे और दर्द में कठिनाई हो जाते हैं कई तरह के। पाइल्स को ही हम मित्रों हीमोरॉइड्स भी कहते हैं, और हीमोरॉइड्स ये एक संग्रह है जो कि फूले हुए, प्रज्वलित, सूजन भरे हुए, इसमें अलग अलग तरह के टिश्यू होते हैं जो कि एनल केनाल के अंदर होते हैं। इनके अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स, सपोर्ट टिश्यू होते हैं, मसल होते हैं और कई तरह की इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। तो ये सब जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, इनके अंदर कई तरह की टिश्यूज होते हैं जो वेन होते हैं, और यही सब एक तरह की उत्तेजित और दर्द भरे, जलन भरे, फूले हुए जैसे हो जाते हैं। बवासीर एक बीमारी है जो बड़ा ही पीड़ादायक होता है, तकलीफ प्रद होता है। इसमें गुदा, एनस के अंदर और बाहर मलाशय जो कि रेक्टम के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से गुदा के अंदर और बाहर किसी एक जगह पर मस्से जैसा बन जाता है। मस्से कभी अंदर रहते हैं तो कभी बाहर आ जाते हैं। करीब 60% लोगों में उम्र के किसी न किसी पड़ाव में बवासीर की समस्या से वो अवश्य जूझते ही हैं। रोगी को अगर सही समय पर पाइल्स का इलाज कर दिया जाए मित्रों, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेसिटी नहीं होता है। समय पर उपचार अगर नहीं कराया गया तो तकलीफ बहुत ही बढ़ जाती है। पाइल्स की साइज जो होती है ये थोड़ा सा वैरी करती है कि यह अंदर वाला है या बाहर वाला है। यह जनरली क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के कारण हो जाते हैं, क्रोनिक डायरिया के कारण होते हैं, या अक्सर भारी भरकम सामान गलत तरीके से उठाते हैं, या कई लोग लंबे समय तक खड़े ही रहते हैं अपने सारे ड्यूटी के दौरान, या फिर प्रेगनेंसी में भी हो जाते हैं, या स्ट्रेनिंग हो जाते हैं जब पासिंग टूल्स करते हैं, उस टाइम भी उनको परेशानी हो जाती है। पाइल्स एक आनुवांशिक समस्या भी है मित्रों। अगर परिवार के किसी भी सदस्य को यह समस्या अगर हुई है तो यह दूसरे व्यक्ति को भी होने की काफी हद तक आशंका रहती है, और बहुत पुराने होने पर पाइल्स यह भगंदर का भी रूप धारण कर लेता है, जिसे फिस्टुला कहते हैं। इसमें बड़ा ही असह्य जलन और पीड़ा भी होती है। आपको डॉक्टर कई बार पाइल्स के एग्जामिनेशन करेंगे और तब वो बताएंगे कि किस कैटेगरी का है। तो हम आइए जानते हैं कि ये पाइल्स के कितने प्रकार हैं। तो पहला तो जाना जाता है जिसे कहते हैं खूनी बवासीर, और दूसरा होता है वादी बवासीर। खूनी बवासीर के अंदर क्या होते हैं, किसी प्रकार की पीड़ा होती ही नहीं है। इसमें मल त्याग के समय थोड़ा सा खून आ जाते हैं। यह खून एक ड्रॉप के रूप में हो सकते हैं, या फिचकारी जैसा, फब्बारे जैसे भी हो सकते हैं, मस्से हो सकते हैं। मल त्याग के समय खून थोड़ा बहुत टपकता है। मल त्यागने के समय यह मस्सा अपने से ही अंदर चले आते हैं। गंभीर अवस्था में कई बार यह हाथ से पकड़ा भी सकता है, दबाने पर यह अंदर नहीं जाता है। इतने ज्यादा बड़े और इतना हार्ड मस्से हो जाते हैं। इस तरह के बवासीर का तुरंत ही उपचार करना चाहिए। दूसरा है बादी बवासीर। बादी बवासीर के अंदर पेट की समस्या अधिक रहती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से यह संबंधित है। इसमें कब्ज आ जाते हैं और गैस की समस्या बनी रहती है। इसके मस्से से रक्तस्राव नहीं होता है, लेकिन यह मस्से आसानी से देखे भी जा सकते हैं। इनमें बार बार खुजली होगा, जलन होगा। शुरुआती अवस्था में तो थोड़ी सी तकलीफ कम होती है, लेकिन लगातार अस्वस्थ खान पान और कब्ज रहने से यह काफी
फूल भी जाता है, इसमें खून जमा हो जाता है और सूजन भी आ जाती है। इसमें भी असहनीय पीड़ा होती है मित्रों, और रोगी दर्द से छटपटाने लग जाता है मल त्याग करते समय, और उसके बाद ही रोगी को दर्द बना ही रहता है। वह स्वस्थ तरह से चल फिर नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वह बैठ भी नहीं सकता, बैठने तक में उसे तकलीफ महसूस होते हैं। तो इसके इलाज है, दोनों तरह के पाइल्स के इलाज है। आप सही समय पर इसकी पहचान कीजिए। कई लोग हैं कि इस तरह के इलाज ही नहीं करते, ओसीटी लेके ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर काम करते हैं, किसी के पास इसकी जिक्र करने में शर्म आती है। मित्रों, डॉक्टर्स ने इन्हें 4 ग्रेड में इनके सीरियसनेस के देख के एक 1 to 4 के स्केल में हेमोरॉइड्स को डिवाइड किया है। स्केल 1 to 4। इंटरनल पाइल्स जो कि नॉर्मली बिटवीन 2 और 4 सेंटीमीटर एबव द ओपनिंग ऑफ द एनस होते हैं, जो कि बड़े ही कॉमन भी हैं, और एक्सटर्नल पाइल्स आउटसाइड ऑफ द एज ऑफ द एनस होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके ग्रेड 1 देख लेते हैं मित्रों। इसमें छोटे से ही इन्फ्लेमेशन होते हैं, प्रज्वलन उत्तेजन बहुत ज्यादा नहीं होता, और यह सामान्यतः अंदर की ओर होते हैं, एनस के लाइनिंग पर होते हैं, और इन्हें देखा भी नहीं जा सकता, ये विजुअल नहीं होते हैं। ग्रेड 2 पाइल्स हैं, ये थोड़े से ग्रेड 1 से बड़े हैं, लेकिन ये अंदर ही एनस के अंदर बने रहते हैं, और ये बाहर चले आते हैं जब स्टूल पास करने के समय, और ये बड़ा मुश्किल से अपने आप अंदर भी नहीं जाते हैं। और ग्रेड 3 है, इन्हें हम प्रोलैप्स हेमोरॉइड भी कहते हैं, जो कि आउटसाइड ऑफ द एनस ही दिखते हैं हमेशा। इसमें जो पीड़ित मरीज हैं उन्हें बड़ा ही परेशानी, लटकता हुआ हमेशा विक्टिम के पास दिखेगा, लेकिन इसे फिर से रीइंसर्ट कर सकते हैं। और ग्रेड 4 में यह अंदर जाता नहीं है, इसको ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए। यह मसला इतना हार्ड हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट तुरंत ही जरूरत हो जाता है। यह बहुत बड़ा साइज भी रहता है, बाहर भी रहता है एनस के। तो एक्सटर्नल पाइल्स क्या है? बड़े ही छोटे लम्स के रूप में आउटसाइड ऑफ द एज ऑफ द एनस रहते हैं, और ये बड़ा ही इची, आपको हमेशा खुजलाहट होते रहेगा, और ये बड़ा ही दर्दनाक भी होते हैं। और अगर ब्लड निकल के थक्का हो गए हैं, जम गए हैं, तब तो और भी ज्यादा परेशानी हो जाता है, जो कि हमारे खून के फ्लो को भी, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को भी रोक देते हैं। और थ्रोम्बोस्ट एक्सटर्नल पाइल्स जो है ये तो और भी ज्यादा ब्लड क्लॉटिंग कर देते हैं, जिनमें कि इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो मित्रों, आप इस वीडियो में आपने प्रमुखतः जाना कि पाइल्स क्या है, उसके नाम जो हेमोरॉइड्स कहते हैं, बवासीर है, ये क्या होते हैं, आप संक्षेप में जाने, इसके प्रकार भी जाने। मुझे उम्मीद है आप इसी पाइल्स की सीरीज में बने रहेंगे, जिसमें हम अगली कड़ी में इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, इसके डायग्नोसिस क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसके रिमेडियल एक्शंस क्या है, क्या घरेलू उपचार है, क्या इससे संबंधित योगासन एक्सरसाइज हम कर सकते हैं ताकि हमें राहत मिल जाए, या हमें कभी पाइल्स हो ही ना, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए सप्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से। आप सबों का लिविंग हैप्पी में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जानेंगे पाइल्स के सिम्टम, इनके कौन कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह आदमी या मैं खुद पाइल्स से, बवासीर से ग्रसित हूं। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह पाइल्स एक हार्ड, बड़ा ही हार्ड और बड़ा ही दर्द भरा एक मस्सा होता है, जो कि एनस के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। इसमें ब्लड थक्का सा जम जाते हैं, जो कि ब्लड होते हैं, ये ब्लड टिश्यू होते हैं अलग अलग तरह के। इनको
थ्रोम्बोसिस एक्सटर्नल हेमोराइड्स भी कहते हैं। कई बार तो रोगी की इतनी दर्द बढ़ जाती है, इतनी गंभीर अवस्था में पहुंच जाते हैं कि 4-5 दिन तक भी ठीक नहीं होता और कई बार अपने आप भी ठीक हो जाता है। तो अगर ठीक नहीं हो रहा है तो वह कौन कौन से लक्षण से ग्रसित होंगे, आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो जो पहला लक्षण होता है कि शौच के वक्त अत्यधिक पीड़ा होता है। दूसरा है कि गुदा के आसपास खुजली और लालीपन व सूजन आ जाता है। शौच के वक्त म्यूकस का आ जाना, उसमें ब्लड आ जाना, बार बार मल त्यागने की इच्छा होती है लेकिन मल निकलता नहीं है, और शौच के वक्त जलन के साथ लाल चमकदार खून निकलता है। गुदा के आसपास कठोर गांठ जैसी महसूस होती है, इसमें दर्द भी होता है और खून भी आ सकता है। शौच के बाद भी पेट साफ नहीं होने का आभास होता है। शौच के वक्त जलन होते रहता है। तो इस तरह से कुछ आम सी लक्षण है, और जब आदमी को यह हो जाता है तो जब पास कर लेते हैं टूल्स उसके बाद, तब भी वह बोवेल जहां की जो मलाशय है वो लगेगा कि अभी भी फुल ही है, भारीपन बना ही रहता है और बड़े ही चमकीले खून वहां चमकते हुए दिखते हैं। और एनस के इर्द गिर्द खुजली होगा, वहां लाल बना रहेगा, कई बार फूला हुआ भी रहेगा, और टूल पासिंग के टाइम बड़ा ही दर्द होता है। तो इस तरह से यह सब है सीवियर कंडीशन। इसके 2 कंडीशन होते हैं मित्रों। पहला होता है एक्यूट कंडीशन, जो कि कुछ दिन के लिए छोड़े माइनर नेचर के, और कुछ है क्रोनिक नेचर के। तो यह हम इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग भी इसमें हो जाता है और इसी के कारण एनीमिया इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो इस तरह के कई ऐसे लक्षण हैं जो कि हमें दिखते हैं। इसके कारण ही हम अपने बाउल के मूवमेंट को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, और एनस फिस्टुला हो गया है, ये सब भी हो जाते हैं, जिसमें कि एक चैनल बन जाते हैं सरफेस ऑफ द स्किन, जो कि एनस के पास है, और इनसाइड एनस वहां एक चैनल जैसे बन जाते हैं। तो ये कुछ आम सी लक्षण है जिनका कि आप पाइल्स को पहचानने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो में देखने जा रहे हैं कि पाइल्स के क्या क्या कारण हैं, यानी कि काउजेज ऑफ पाइल्स और हेमोरॉइड। तो कुछ व्यक्तियों अपने रोजगार की वजह से घंटों खड़े रहते हैं, जैसे आप बस के कंडक्टर वगैरह देख सकते हैं, टीचर वगैरह देख सकते हैं। तो इनमें ट्रैफिक पुलिस वगैरह हैं, कई ऐसे लोग हैं उनके पेशा की डिमांड है कि काफी देर तक खड़े होना है। कुछ की है कि भारी वजन उठाना होता है। इन लोगों को बवासीर पकड़ने की ज्यादा ही संभावना होती है। कब्ज भी बवासीर का एक प्रमुख कारण हो जाता है मित्रों। कब्ज में मल सूखा और कठोर हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को मल त्याग करने में काफी परेशानी होती है। काफी देर तक अकड़ के बैठे रहना पड़ता है। इस कारण से वहां की ब्लड जो आर्टरी है, वेन्स हैं, उन पर काफी जोर पड़ते हैं, मसल पर जोर पड़ते हैं और वह फूलकर लटक जाती है, जिन्हें ही हम मस्सा कहते हैं। और इसके प्रमुख कारण को अगर लिया जाए तो इसमें अगर आप तला हुआ ज्यादा ही फ्राइड और ज्यादा ही मिर्च मसालेदार खाना खा रहे हैं, शौच आपको ठीक से नहीं हो रहा, या तो गंदगी की वजह से या दर्द के कारण या किसी और कारण से आप फाइबर युक्त खाना नहीं खा पा रहे हैं। और महिलाओं में तो देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनका गुदे क्षेत्र में ज्यादा ही दबाव पड़ता है और इसके कारण भी बवासीर के काफी खतरा बने रहते हैं। और कई लोगों में आलस से बिल्कुल ही मोनोटोनस लाइफ है, स्टैग्नेशन पर बैठे रहते हैं बिल्कुल। तो इसके कारण आलस से और इनएक्टिविटी के कारण भी यह होता है। और धूम्रपान और शराब तो है ही, और इसके साथ ही डिप्रेशन है। डिप्रेशन तो आप मान ही सकते हैं कि कई ऐसे चीज हैं जिसमें कि
डिप्रेशन एक होस्ट की तरह काम करता है। अगर आप डिप्रेशन से चल रहे हैं तो कई तरह की बीमारियां आपको हो सकती है। तो इस तरह से हम आज जान पा रहे हैं कि क्या क्या प्रमुख कारण है। तो इसी कारण पर अगर हम काम कर लिए मित्रों तो हम इलाज भी कर सकते हैं। तो ये इनकी टेंडेंसी होती है पाइल्स की, कई बार की अनुवांशिक रूप से भी आ जाते हैं या कई बार उम्र के अनुसार अपने आप हो जाते हैं। तो ये सब कुछ कारण है। मुझे उम्मीद है आपको बुनियादी कारण पता चल गया होगा। और अगर आयुर्वेद की बात करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं जो कि एक साइंस का ही रूप है, तो आयुर्वेद में बवासीर को अर्श कहा गया है, जो कि वात, पित्त और कफ तीनों तरह के दोषों को दूषित होने से हो जाता है। इसीलिए इसे त्रिदोषज रोग भी कहा जाता है। जिस बवासीर में वात या कफ की प्रधानता होती है वे अर्श शुष्क होते हैं। इसे मांसांकुरों से स्राव नहीं होता है। जिस अर्श में रक्त या रक्त पित्त की प्रधानता होती है वे आर्द्र अर्श होते हैं। इसमें रक्तस्राव होता है। शुष्क अर्श में पीड़ा अधिक होता है। कुछ लोगों में यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी देखा जाता है, लेकिन कुछ में अन्य कारणों से भी हो जाता है। तो इस तरह से आपने आज प्रमुख कारण देखा कि कैसे पाइल्स हो पा रहे हैं। हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कई मित्रों के डिमांड पर आज हम बना रहे हैं एक वीडियो, जिसमें कि हम जानेंगे कि पाइल्स के कई रूप हैं, यह भकंदर फिस्टुला तक भी हो जाता है। तो हम आज मुख्यतः इस वीडियो के तहत यही जानने का प्रयास करेंगे कि बवासीर और भगंदर यानी कि पाइल्स और फिस्टुला में कौन कौन सी वो प्रमुख अंतर है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि बवासीर में गुदा और मलाशय के निचले भाग में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उनमें सूजन आ जाती है। ऐसा लंबे समय तक कब्ज और शौच में अत्यधिक समय तक बैठे रहने के कारण होता है। इसके अलावा मोटापा या गर्भवती महिलाओं में भी यह होने का काफी खतरा रहता है। इसमें गुदा या मलाशय से मस्से बन जाते हैं, जिनके फूटने पर इनसे खून निकलने लगते हैं और दर्द होता है। जबकि भकंदर में मस्से नहीं होते हैं। भकंदर एक घाव युक्त नली बन जाती है जो गुदा नली का इंटरनल ओपनिंग तथा गुदा के बाहर रहता है। एक्सटर्नल ओपनिंग की त्वचा में होती है। भगंदर उन लोगों में होता है जिनके मल द्वार के पास कोई फोड़ा हो जाता है, जो गुदा नलिका के पास मुंह बन जाते हैं उसके। ऐसे में रोगी क्या करते हैं, उससे छेड़छाड़ करता है और वह भगंदर हो जाता है। यानी कि इसी का ही आप एडवांस रूप पाइल्स का ही कह सकते हैं। इसमें से खून और मवाद लगातार निकलते रहता है। इनिशियली तो मवाद और खून की मात्रा काफी कम होती है, पस काफी कम निकलते हैं, जिससे कि रोगी के वस्त्र में केवल दाग मात्र लगता है। लेकिन धीरे धीरे वह इतना ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाते हैं, रोगी को काफी खुजली, बेचैनी और अलग तरह की दर्द होने लगती है। तो मित्रों, आज आप तो समझ पाए होंगे कि बवासीर और भगंदर में क्या अंतर है। तो बवासीर में आप जैसा जान रहे हैं एक मस्सा हो जाता है। भगंदर में यह फट के कंटिन्यूअस ब्लीडिंग करते रहेगा। बवासीर के इलाज के लिए भी कुछ घरेलू नुस्खे हैं मित्रों, चलिए हम देखते ही चलते हैं। तो अगर आप एलोवेरा का नियमित सेवन करते हैं तो काफी हद तक इसके चांसेस को आप घटा सकते हैं। आप एप्पल विनेगर का पान कीजिए, अंजीर खाइए, जीरे का प्रयोग जैसा कि हम करते ही हैं थोड़ा सा प्रयोग बढ़ा दीजिए। पपीता जरूर खाइए, पका केला खाएं, गर्म पानी का प्रयोग करें, विशेषकर सुबह जगते के साथ करें, जो कि बवासीर में तुरंत प्रभाव देता है। बादाम का तेल किसी तरह से सेवन करें, नारियल का उपयोग उसके पानी को करें, बुरादा खाएं, नारियल
में सब्जी पका के खाएं, और ओलिव ऑयल का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह कीजिए। तो यह कुछ एक घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जिनके की स्थापित है कि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये घर में ही पाए जाने वाले सामान्य चीज है। अदरवाइज भी हम खाते ही हैं, बस आपको यह ध्यान देना है कि हमें विशेष रूप से इन्हें खाना है, और यह खाएंगे आपको काफी हद तक इससे हो जाएगा। इसके साथ ही मट्ठा और अजवाइन वे और ऑर्गेनो का भी पान कर सकते हैं। आप नींबू के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे काफी हद तक आपको इससे परेशानी दूर होगी बवासीर की। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस घरेलू नुस्खे को अपनी सुविधा के अनुसार अपनाएंगे और देखेंगे कि चलिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। लिविंग हैप्पी के वेलनेस श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे कि अगर पाइल्स से या हेमोरॉइड से कोई पीड़ित हैं तो उनके खान पान में क्या क्या तब्दीलियां लानी है, क्या क्या ऐसा करें ताकि उनका मेंटेन रहे हेल्थ कंडीशन और ज्यादा डिटोरिएट ना हो। तो सबसे पहले इसमें यही कहा जाता है कि अधिक देर तक किसी भी एक जगह पर मत बैठें। नियमित रूप से कसरत करें, प्राणायाम करें, योगासन करें, ध्यान करें, चूंकि इसके कारण हमारे वेल फिटनेस आ जाते हैं, हमारे हार्ट सही हो जाते हैं, लंग्स सही हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाते हैं। इस तरह से एक्सक्रीशन सिस्टम, ब्लड बॉडी के ऑलमोस्ट सारे सिस्टम जब हम एक्सरसाइज योगासन करते हैं तो कवर हो जाते हैं। तो जीवन शैली में थोड़ी सी बदलाव लाइए। भोजन में नियमित रूप से आप छाछ का सेवन कर सकते हैं, और पानी तो पीते ही रहिए, कम से कम 18 ग्लास पीजिए। और इसके साथ ही प्रमुख बात जो है, ये फाइबर युक्त भोजन जो कि फल है, सब्जियां हैं, ये सब खाइए, रेशेदार फल और सब्जियां। और इसके साथ ही अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो मार्केट में फाइबर के कई तरह के सप्लीमेंट भी हैं, आप उन सप्लीमेंट को ले सकते हैं। इसके साथ ही मित्रों मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से वो चीज हैं जो आपको नहीं खाना है, यानी कि आपको परहेज करना है। तो हमारे समाज में कई तरह की भ्रांतियां भी हैं, जैसे कहते हैं कि इसका इलाज केवल सर्जरी से ही संभव है, जबकि ऐसा नहीं है मित्रों। अगर आप थोड़ा समय पर इसका उपचार कर ले रहे हैं, जीवन शैली को बेहतर बना ले रहे हैं, तो इसका उपचार आप खुद भी कर सकते हैं। जिसके दौरान हमें क्या करना होता है, जो परहेज लेना है, जंक फूड नहीं खाना है आपको, तला भुना मिर्च मसाले युक्त भोजन को बिल्कुल ही आप छोड़ दें, भूल जाएं। बवासीर से संबंधित कई ऐसे भ्रांतियां हैं, उन सबको आप मत पालिए। और अगर आप करवा रहे हैं तो बवासीर से पीड़ित लोगों से बात करें, उनसे पूछें कि कैसे हुआ, उनके लिए क्या ट्रिगर था। आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं कि क्या क्या उनके लाइफ स्टाइल पर आप विचार कीजिए, उनसे बात कीजिए, आपको पता लगेगा कि उनके लिए क्या ट्रिगर था, हमारे लिए क्या ट्रिगर है। इस तरह से कई हद तक सेम ट्रिगर भी होते हैं, और उन चीजों को आप अवॉइड कर दीजिए। मित्रों, जब आदमी को एक बार बवासीर हो जाता है तो उसके कारण कई दूसरी बीमारियां भी हो जाती हैं, क्योंकि बवासीर से पीड़ित रोगी के शरीर से खून निरंतर बहते रहते हैं, जिसके कारण उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है। व्यक्ति को काफी कमजोरी महसूस होने लगता है, और काफी लंबे समय तक बीमार रहने से, इलाज की कमी होने से उसके कोलेस्ट्रॉल भी, कोलेरेक्टल कैंसर तक की चांसेस हो जाती है। इसीलिए लक्षण दिखते ही बवासीर का उपचार करवाइए। कई लोग हैं शर्म के मारे ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, जो कि काम भी करते हैं, तो 7 दिन तक तो चलेगा, आप कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए, अपनी सच्चाई से उन्हें अवगत कराइए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी जिक्र कीजिए, शर्म नहीं कीजिए, क्योंकि शर्म के कारण ही यह बढ़ जाता है। निश्चित है यह इस तरह की बीमारी है, आदमी खुलेआम बात नहीं कर सकता है। कई लोग यह कहते हैं कि क्या सर्जरी के बाद भी यह दोबारा हो सकता है,
तो कई बार ऐसा देखा गया है कि घरेलू उपचार जो कि सकारात्मक परिणाम देने में विफल हो जाते हैं। इसलिए निकटतम आप जो भी इसके हैं पाइल्स के डॉक्टर्स, उनके पास आप परामर्श के लिए जरूर जाइए, क्योंकि उनके पास हर तरह के इलाज उपलब्ध हैं। आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एकमात्र समाधान सर्जरी ही रह जाता है, जहां की लेजर के द्वारा कराया जाता है और तब फिर यह दोबारा नहीं होता है। और अगर आप घरेलू उपचार कर लें, बेहतर जीवन शैली अपना लेते हैं, तो शायद इसकी जरूरत ही ना पड़ जाए और फिर दोबारा बिल्कुल ही नहीं आएगा, बशर्ते आप परहेज करें और सही ढंग से उपचार करवाएं। तो मुझे उम्मीद है आप इस पाइल्स की सीरीज में काफी जानकारी हासिल किए होंगे। हम और भी पावरफुल वीडियो इसी सीरीज में लेके आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानेंगे पाइल्स के डायग्नोसिस, यानी कि कैसे पता किया जाए, कैसे जांच पड़ताल किया जाए। तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे जब आपको 7 दिन के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, ओवर द काउंटर आपने मेडिसिन लिया जो कई बार काम कर जाते हैं और आपके साथ फिर से नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एक्सपर्ट के पास, जो कि आपके फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। वह पीड़ित के एनस का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और यह पता करते हैं कि कहीं सस्पेक्टेड पाइल्स तो नहीं है। तो डॉक्टर आपसे कई तरह की पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि आपके कोई रिलेटिव, परिवार के सदस्य को तो यह पाइल्स नहीं है, कोई ब्लड या म्यूकस तो स्टूल के साथ नहीं निकलता है, जो कि अक्सर निकलता ही है, और कोई हाल फिलहाल में अगर आपके बगैर प्रयास किए हुए ही वेट लॉस तो नहीं हुआ है, कोई बाउल मूवमेंट रिसेंटली चेंज हुआ है क्या, या आपके स्टूल का कलर क्या है। इस तरह के कई क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, जो कि स्थापित करना चाहते हैं कि यह सचमुच ये पाइल्स ही है या कुछ और है। इंटरनल पाइल्स के लिए डॉक्टर जनरली परफॉर्म करते हैं, जिसे कहते हैं DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, और एक प्रोक्टोस्कोप होता है जो कि एक हॉलो ट्यूब है, उसमें एक लाइट लगे होते हैं, जिससे कि डॉक्टर यह देख पाते हैं एनल केनाल को पूरी तरह से वो देख पाते हैं, और तभी वहां से देख के ही वहां से एक छोटे से टिश्यू को भी निकालते हैं इनसाइड रेक्टम से, और फिर उसे सैंपलिंग के लिए लैब में एनालिसिस के लिए भेजते हैं, तब वो स्थापित कर पाते हैं। तो यह तो पहला मेथड होता है DRE का। दूसरा मेथड होता है मित्रों कोलोनोस्कोपी, जो कि डॉक्टर करवाते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं साइन और सिम्टम ये सब दिखते हैं, और स्पेशली ये तब कराया जाता है जब उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के भी कुछ डिसऑर्डर दिखने लग जाते हैं, और तभी पता चल पाता है कि कोई रिस्क ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि आगे चल के यही कोलोरेक्टल कैंसर में भी तब्दीली हो सकता है। मित्रों, अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, अधिकतर केसेस में बगैर होम रेमेडियल के द्वारा ही कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस करके ही हो जाते हैं, ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कर नहीं पाते, असुविधा बढ़ते ही जा रहा है, खुजली और भी बढ़ते ही जा रहा है, तब वो लाइफ स्टाइल में चेंज करने के लिए बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस हमें लाना है। तो सबसे पहला लाना है कि हमें हाई फाइबर का आइटम्स खाना है, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स खाना है, जिससे कि हमारे ट्रीटमेंट के कंडीशन को वो एक तरह से ट्रीट करता है और प्रिवेंट भी करता है। मित्रों, इनिशियली आपको कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस जैसे कि डाइट में करने बोलेंगे, और कोई स्ट्रेन ऐसा लेने नहीं बोलेंगे जिसमें कि बाउल मूवमेंट शामिल हो, क्योंकि एक्सेसिव स्ट्रेनिंग के कारण ही हमारे कई बार कंस्टिपेशन भी पाए गए हैं। आप अगर अपने डाइट में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, जो कि आपके स्टूल को रेगुलर और सॉफ्ट रख सकता है, आप देखिए कि आप क्या खा रहे हैं, कुछ ऐसा चीज। स्टूल एक्चुअली यह पेस्ट की तरह होना चाहिए, अगर यह हार्ड हो रहा तो वाटर इंटेक बढ़ाइए, इस तरह की आइटम खाइए जिससे कि ये बिल्कुल
सॉफ्ट हो जाए और रेगुलर हो जाए, आपको दर्द महसूस ना हो। ये तभी संभव है जब ज्यादा से ज्यादा आप फाइबर खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, वेजिटेबल खाएंगे, और स्पेशली ब्रांड बेस्ड ब्रेकफास्ट, सीरियल्स इस तरह से आप कीजिए, साबुत दाना खाइए, वाटर कंजम्पशन बढ़ाइए, और कैफीन वगैरह को तो बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जो अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सब तो बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए। अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कराइए। आपके बॉडी वेट लूज होने से काफी हद तक इसके सेवेरिटी जो होते हैं पाइल्स के, ये सब से आप मुक्त हो सकते हैं। और जब भी आप टूल पास करते हैं, ज्यादा समय ना लगाएं, ज्यादा प्रेशर ना लगाएं, और एक्सरसाइज तो है ही मित्रों, एक्सरसाइज आप कीजिए, योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, यह सब तो रामबाण की तरह काम करता है, क्योंकि यह आपके विचारों को तो सकारात्मक बनाता ही है, इसके साथ साथ आपके शरीर में भी वह तंदुरुस्ती, ताजगी सब कुछ लाता है, जो सब कुछ आपके शरीर को दीर्घायु बने रहने के लिए चाहिए। तो आज से ही आप इसे परमानेंट खत्म कर सकते हैं। अगर मेडिकेशन की बात की जाए, जो कि ट्रीटमेंट का एक क्लिनिकल प्रोसीजर होते हैं, कई तरह के मेडिसिन अवेलेबल है जो कि सिम्टम के आधार पर दिए जाते हैं कि किस तरह से मैनेज किए जाते हैं, जो पेशेंट टू पेशेंट हो गए। तो कई बार ओटीसी मेडिसिन, जिसमें कि आप ऑनलाइन भी खरीद लेते हैं, कई बार काउंटर से खरीद लेते हैं, चल भी जाते हैं, जिसमें मुख्यतः वो लोग करना नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग करते हैं। पेन किलर्स ले लेते हैं, कोई ऑइंटमेंट ले लिए, कोई क्रीम लगा लिए या पैड लगा लिए, तो इस तरह से कुछ देर तक सुख की प्राप्ति हो जाती है, रेडनेस, सूथनेस हो जाते हैं, वहां स्वेलिंग जो है कुछ देर के नस के आसपास के एरिया में कुछ देर तक हो जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक यह तो नहीं चल पाता है। तो इन्हें जो ओटीसी आप लेते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन या ऑनलाइन जो भी लेते हैं, या तो नहीं लीजिए, पहली बार में ही डॉक्टर के पास जाइए, और अगर 7 दिन तक एट ऑल ही नहीं काम कर रहा तो डॉक्टर के पास फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूर ही जाइए, जो कि आपकी पूर्णतः इलाज करेंगे। आपके इरिटेशन, पेन, थिनिंग ऑफ द स्किन, जो भी छोटे मोटे सिम्टम जो सबसे पहला दिखते हैं, प्राथमिकता, उन सबको हटाएंगे। इसे आप सेम मेडिसिन को 2 से 4 बार बार बिना एडवाइस के इस्तेमाल मत कीजिए, आप मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाइए। इस तरह से कई सर्जिकल ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं मित्रों, जिसके कारण जिसमें आते हैं बैंडिंग, स्क्लेरोथेरेपी, इंफ्रारेड कोएगुलेशन, हेमोरॉइड स्टेपलिंग, तरह तरह की तकनीक है। मुझे पूरी उम्मीद है इन सभी ट्रीटमेंट की आपको आवश्यकता ना हो, बशर्ते आप लाइफ स्टाइल में ही बदलाव ले आइए, और फिर देखिए आपका जीवन इसी तरह से ऐसे ही खुशमय हो जाए। और यही लिविंग हैप्पीली की शुभकामना भी है आपके लिए। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए सहृदय धन्यवाद। नरेंद्र कुमार की ओर से।